राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र, माटी की मूर्तें रेखाचित्र संग्रह का चौथा रेखाचित्र आज हम लोग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है मंगर। तो चलिए देखते हैं रेखाचित्र मंगर को। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना यानी छोटा डंडा जो बैलों को हकाने के लिए भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज़ के हास से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से एक स्वाभाविक स्नेह नहीं, वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों को में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर अशक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़ कर भागते हैं। और जब वह झल्लाता उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता, तो वे खिलखिला पड़ते और मुंह चिढ़ाने लगते। बच्चों से उसकी विस्तृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पुत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी सोलूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा ले आया। मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा। किसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाले नित दिन की गालियां तो दूर की बात है। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास से ही सिराव मिलना मुश्किल। यानी परिवार या जो भी लोग हैं वो मंगर को अपशब्द इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि मंगर बहुत कमाऊ आदमी था, और अन्य हलवाओं की तुलना में, अन्य मजदूरों की तुलना में इसका काम सबसे बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं। मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा, वो अपने हिसाब से हल जोतता था। वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घुमाता, और जिसकी ताक होती वह हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाओं के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ? फिर क्यों न उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे, मंगर हलवाहा नहीं है,
स्वांग है, समांग है, समांग यानी घर का सदस्य या जिसको समांग भी कहते हैं, वह अपने स्वांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था और जब तक लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके सिर आंखों पर, उसका रूठना और उसकी मनौती होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपए हैं तब हलवाहे न होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया, उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया, उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैरों में फार लग गए, अर्थात हल की जो फार होती है जो लोहे की बनी होती है। खेत में हल तो चला लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पार बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते। मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी अर्थात उनकी पत्नी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। भकोलिया हंसती हुई बोली, तुम मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजी थी। मंगर चलो, आपस में भी कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी, जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं ही नोक झोंक, मान मनौवल। फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या है, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इशारा समझिए। वह गांव भर में हलवाहे को 1 रोटी मिलती थी। वहां जहां यह काम करता था गांव भर में हलवाहे को 1 रोटी मिलती थी। मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। 1 रोटी यानी बड़ी सी रोटी होती थी, छोटी छोटी घरों में बनने वाली नहीं। वह भी रोटी सुअन्न की हो, अच्छे अन्न की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन एक यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप न समझें। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यूं यह आधी रोटी फिर से मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहथ नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम न सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कद्रदां उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा है, किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाग लपटाई नहीं, 2 टूक बातें 4 टूक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ये हमारे मंझले बाबू, वह मरे मेरी तकदीर फूटी, यानी लेखक के पिताजी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी से उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल आने जाने और रहने लगा तो याद आता है
मंगर ही मुझे वहां पहुंचाता। मैं एक छठी घोड़ी सब पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए, घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहां ऊंच नीच जमीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूं। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। मंगर की तो बात छोड़िए, घर के लोगों के लिए मेहमान बन गई है। लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर आता, मंगर को उसी रूप में, उसी पेशे में देखता। कपड़ों से मंगर को वहशत रही है, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियां मिली हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या। यूं भी बाबा और चाचा साल में जब तब पुरानी धोतियां दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर का श्रृंगार रहीं, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता, जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। अर्थात कुर्ता तभी पहनता था जब इनके रिश्तेदार के यहाँ जाता था। यूं साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता। और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में भी बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा, फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि में मैं समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण, सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। पहलवानों की तरह उसमें अस्वाभाविक उभार नहीं थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहां जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए, बस उतनी ही। न कहीं मांस का लोंधा है, न कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो आता है। सैंडो के सैदाई उससे कुछ निराश हों तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीब को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही। और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हाड़ ठाठ भई भारी, अब का लदबा हे व्यापारी। अर्थात शरीर जब कमजोर हो गया, तब क्या इस पर बोझ लादा जा सकता है। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने कभी ही नहीं किया। आज खाए और कल को झक्खे, ताको गोरख संग न रखे का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकश में थे। मंगर
बुढ़ापे के कारण हल चलाने योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ छुटपुट काम लिए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों, यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। अर्थात वह कठोर था, इसलिए उस पर कोई दया भी करना नहीं चाहता था। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प, झिड़कियों की आंच, जो पानी की क्या बात, खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मगर बुढ़ापे की मरुस्थली मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती, अर्थात उसकी पत्नी भकोलिया नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग, काली कहकर मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है मंगर जर्जर झरझर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छिजती जाती है। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुंह लगाती और न किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा, मानो काली सांपिन के फन पर पैर रखा। लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुफकार मात्र थी। दंशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है यह भकोलिया। मंगर आज भी है, मुंह का बेलौस या फूहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वह नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज्यादातर उसी पर झाड़ता। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न कर रहा, उस भगवान ने पर साल यानी पिछले साल उसकी और दुर्गति कर दी। उसे जोरों का अधकपारी उठा, अर्थात आधे सिर में दर्द। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दार चीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। बाई पुटपुटी पर और आंख पर भी लगा दे। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा। भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहां जहां लेप था वहां अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली, जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढांढस दे रहा था,
लेकिन मेरा हृदय। और विपदा अकेली कब रही। पिछले माघ में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चीर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धमधम की आवाज़ होती। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला सास्थी पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या। चौंक कर उठा, उस ओर बढ़ा। यह तो मंगर को अर्धांग मार गया, अर्थात लकवा मार गया। देखा, आंखें सजल हो उठी। निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते। यह कैसी चोट लग रही होगी। पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती हैं और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती हैं। कैसा करुण दृश्य है। तो इस तरह मंगर रेखा चित्र को हमने देखा इस चैनल पर। और भी यूजीसी नेट, आईएएस एग्ज़ाम्स और जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन साहित्यों का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसलिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।